हमारे बीच उपस्थित हैं। उमेश शर्मा जी, राजकमल यादव जी को मुख्य मार्गदर्शन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य का सूचक है। सामने लेकर मौजूद है नवीन जी, बहुत बहुत बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं जस्टिस लोकपाल सिंह जी। सर आभार आपकी उपस्थिति के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए और आपके सानिध्य के लिए। और अब मैं आवाज देती हूँ, मैं आमंत्रित करती हूँ मनीष अग्रवाल जी को, वो कुछ शब्द संबोधन में कहें। नहीं, अभी स्वागत है और हमारे बीच आगरा के विकास को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं और मैं उनके बारे में बताऊं। हमारे बीच चर्चित गौड़ जी हैं, अध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण। नितेश जी हमारे साथ हैं। नितेश जी से निवेदन कि आदरणीय चर्चित गौड़ जी को पुष्पगुच्छ देकर मंच से वही सम्मानित करने की हमारे बीच वीडियो आगरा हमारे बीच और आगरा के विकास के लिए हमेशा सजग रहने वाले, हमेशा चिंतित तो नहीं लेकिन चिंतन करने वाले व्यक्ति हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार फिर से उनका मार्गदर्शन डीजल इंडस्ट्रीज हो या जनरेटर इंडस्ट्री हो या टूरिज्म हो, शहर के जितने सभी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, उन सभी का, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ट्रेजरर, सभी सम्मानित मेंबर संस्थाओं का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मीडिया कर्मी जो भी एक्टिविटी इन 3 दिन के आयोजन में हो रही है, पूरे शहर को, पूरे देश तक हमारी बातों को पहुंचाने के लिए मैं सभी मीडिया कर्मियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आगरा शहर जो कि एक जाना माना शहर है और मैं अपनी बात 5 मिनट जरूर रखना चाहूंगा। आगरा शहर के बाशिंदे हैं और अपने उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। देश में इतनी अच्छी लीडरशिप इस वक्त है और हर मौका कोशिश करते हैं कि कैसे देश के उद्योग आगे बढ़े, प्रदेश के उद्योग आगे बढ़े और जिससे देश में एक गति, आर्थिक शक्ति प्रदान हो। और ऐसा प्रदेश जहां 3 एक्सप्रेस वे मौजूद होने जा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस बन चुका है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बन चुका है और गंगा एक्सप्रेस भी मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में उसका निर्माण पूरा हो जाएगा। एक इतनी अच्छी कनेक्टिविटी इस प्रदेश में होने जा रही है और हम लोग अपने सामान को बाहर एक्सपोर्ट कर सके। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, चाहे वो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर हो या वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, यहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी दादरी पर आप अपना सामान आज शाम को लोड करें, कल सुबह को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई पहुंच जाएगा। उसके बाद पूरे विश्व में जहां आपको भेजना है वहां पहुंच जाएगा। इतनी सुंदर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से, जिसका लगभग 57% पार्ट खाली उत्तर प्रदेश में है। तो मेरा अनुरोध अपने सभी व्यापारी भाइयों से कि आपने अपने उद्योगों को, आदेश को, जनता को तो अपना मान दे ही दे, बट पूरा विश्व हमारे सामने खड़ा है। प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अब तक हम जितना इंपोर्ट करते थे, जितनी भी आप उनकी पॉलिसी को क्रिटिकल एनालिसिस करें, हर जगह वो रोक लगाते कह रहे हैं कि भाई देश का फॉरेन हमारा पैसा जो है बाहर ना जाए, बल्कि ऐसा समय आया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने लगे, डॉलर जो है वो इंडिया में आने लगे। जितनी भी आप पॉलिसी को क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस मंच के माध्यम से हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, अपने बिजनेस का एक रोड मैप बनाएं। माननीय मोदी जी ने कहा है कि 25 साल बाद 2047 भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप होने का ऐसा रोड मैप हम सबके सामने दिया है। हम भी अपने व्यापार का एक बड़ा बिजनेस रोड मैप
बनाए कि आज हम इस पोजीशन पर हैं और यहाँ से अगले 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर हमको अपने बिजनेस को इस तरीके से बढ़ाना है, इतना डोमेस्टिक मार्केट कवर करना है, इतना एक्सपोर्ट करना है, क्या नए प्रोडक्ट बनाने हैं। और जो भी इंपोर्ट आज की डेट में होता है, डिफेंस में बहुत बड़ा इक्विपमेंट इंपोर्ट होता है, डिफेंस के अलावा रेलवे में बहुत बड़ा इक्विपमेंट इंपोर्ट होता है। जो जो जिस एरिया में अपना काम कर रहे हैं वो सभी लोग एक रोड मैप के माध्यम से अपने इस बिजनेस को बढ़ाएं, जिससे प्रदेश की प्रगति हो, शहर की प्रगति हो। इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हमारे पास उसके मापने का शायद यंत्र नभी नहीं है। 1-1.5 साल पहले हम बात करते थे कि जब कोविड था तो अपने बचाव की कि कहीं हम भारत में तो ये कोविड से उभर ही नहीं पाएगा और कम से कम 15 साल लग जाएंगे भारत को कोविड से बाहर आते आते। अगर इतने लाख लोगों ने सबने कैलकुलेशन दी, इतने लाख लोग अगर रोज वैक्सीनेशन हो तो भी ये 15 साल में पूरा नहीं हो पाएगा। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि 1 वर्ष के अंदर 230 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए। जो 15 साल में जो हम बात करते थे कि 15 साल में हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो 1 से 1.5 वर्ष में पूरा हुआ। 5G भले ही अभी तक पूरे देश में न लागू हुआ हो, लेकिन हम 5G की तेजी से स्पीड से बढ़ रहे हैं। देश की विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, 4थी पर हम अभी इसी साल बात करने वाले। जर्मनी को इसी दिसंबर तक हम लोग पीछे छोड़ने वाले हैं। 4थी अर्थव्यवस्था इसी वर्ष बनने वाली है। निश्चित रूप से 2030 नहीं, उससे पहले ही हम तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे। लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी पहली तीसरी अर्थव्यवस्था और पहली या दूसरी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर है। हम अभी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, और जो हमारा कंपटीटर जो सेकंड जिसको हम बोलते हैं चाइना, $33 ट्रिलियन की इंडस्ट्री पर बैठा हुआ। हमारा लक्ष्य $5 ट्रिलियन अभी 2025 का है, जिसमें एक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लक्ष्य रखा गया है। जब तक ये लक्ष्य पूरे नहीं होते, मुझे लगता है कि रैंकिंग बेमानी हो जाती है। उस रैंकिंग को एक मूर्त रूप देने के लिए ये आवश्यक है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा हाथ हो। 1 ट्रिलियन नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था में अभी 2025 का लक्ष्य 1 ट्रिलियन है, वो हम लगभग पूरा कर देंगे, क्योंकि जितने भी लक्ष्य अभी पिछले वर्ष रखे गए थे, $400 बिलियन का लक्ष्य रखा गया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, तो 2021 में हमने $420 बिलियन पर पार किया। सर्विस सेक्टर के लक्ष्य को भी $672 बिलियन हमने पार किया। जो लक्ष्य था उससे कहीं लक्ष्य अधिक पूरे हुए हैं। और अभी कोई संदेह नहीं कि जिस हिसाब से देश चल रहा है, जिस तरह से रोज एक समय है कि एक नया नारा रोज आता है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, रीस्किल इंडिया, अप स्किल इंडिया। ये मात्र नारे नहीं है, शुरुआत ऐसे ही होती है। एक समय था जब अंग्रेजों भारत छोड़ो या इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे। जब नारे लगाना शुरू हुए और इन सारे लक्ष्यों को, जो आर्थिक लक्ष्य है, जो अर्थव्यवस्था के लक्ष्य जो भी दिए, जो विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग काल में जो बढ़ रहे हैं, ये 25 साल से पहले पूरे होंगे और हम सब देखेंगे इसे। और भारत सबसे बड़ी एक विकसित देश होगा, इसमें कहीं कुछ संदेह नहीं। इसी को सोच करके ये एप्रोप्रिएट टाइम पर इसका आयोजन किया गया कि आगरा की उसमें सबसे बड़ी भूमिका कैसी है। पिछले कुछ वर्षों से आगरा का विस्तार बिल्कुल रुका हुआ था। TTZ में होने के कारण
और कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति आगरा के उद्योग संवेदनशील न होने के कारण आगरा के उद्योगों का विस्तार नहीं हो पाया। आगरा में संवेदनशीलता बढ़ी और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आगरा का एडवर्ड एयर पोल्यूशन लेवल जो मार्क है वो एक सुरक्षित स्टेज में आ गया है। लेकिन बढ़ती हुई जो संभावनाएं जिसको देख करके आगरा के उद्योगों को एक विस्तार की दिशा मिली है, वो विस्तार में हम अपने इस पर्यावरण के लक्ष्य को न केवल आज की स्थिति पर रखें, उसे बहुत बेहतर स्थिति तक कैसे ले जाएं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे हैं, अभी तक आगरा में जूता उद्योग और पर्यटन उद्योग को एक पहचान मिली हुई थी, लेकिन बहुत सारे आगरा में ऐसे उद्योग हैं, ब्रश इंडस्ट्री है, इस समय स्वास्थ्य सबसे स्वच्छता पर सबसे अधिक महत्व है, मैसेज है। और आगरा में 400 से ऊपर ब्रश की इंडस्ट्री है और बहुत बड़ा शेयर इंडिया की मार्केट में है आगरा के ब्रश इंडस्ट्रीज का, लेकिन उनको पहचान अभी तक नहीं मिली, ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिला। हमारा प्रयास है इन सारे ऐसे ऑर्गेनाइज ऐसे सेक्टर्स को पहचान मिल पाए। 400 से ऊपर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, 2500 से ऊपर हमारी सिल्वर ज्वेलरी की इंडस्ट्री है, जिसमें 25,000 से ऊपर लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि जिनको अभी तक पहचान नहीं मिल पाई है, उनके प्लेटफॉर्म तैयार हो, वो किस तरह से कंप्लायंसेस में आए, अपनी सुरक्षा की कंप्लायंस हो, चाहे एनवायरमेंटल कंप्लायंस हो, चाहे फायर कंप्लायंस हो, उसके महत्व को कैसे समझे। बिना इन कंप्लायंसेस उस फैक्ट्री बनने जा रहा है, वहीं जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसमें जो एक पर कैपिटा इनकम जो बढ़ रही है वो बहुत बड़ा बाजार देने वाला है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व भारत के बाजार को देखना है और उधर दोनों हम अपने पैर विदेशों में पसार सकते हैं और उनके लिए एक बड़ा बाजार भी हम हैं कि मिलजुल करके ही अर्थव्यवस्था आगे बढ़नी है। यह समय है कि उद्योगों को विस्तार देने का और सेवा क्षेत्र में भी बड़ी संभावनाएं हैं। आगरा में आईटी से लेकर के लॉजिस्टिक हब तक आगरा के एक्सप्रेसवे के माध्यम से और कनेक्टिविटी निश्चित ही लॉजिस्टिक को आकर्षित करेगी। आगरा में पर्यावरण की जागरूकता और स्टोर की तो मैंने बात की। इस सब पर मनन के लिए एक 3 दिवसीय वृहद औद्योगिक कॉन्क्लेव और भारत के पुरातन सामर्थ्य के साथ में नए भारत के संकल्प को लेकर उद्यमिता के लिए जो शुरू किया गया है। भारत के पुरातन सामर्थ्य की बात करें तो उस समय हर आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड था। आज जिनको हम बात करते हैं, जिनको हम जातियों के रूप में जानते हैं, वो जातियां नहीं थी, उनके काम की पहचान थी। हमारा काम था उनको शिक्षित करके उनके हुनर को पहचान दी जाती और पहचान जिन लोगों ने उसको समझा है, आज वो नाई नहीं, वो मेकओवर आर्टिस्ट है। आज वो दर्जी नहीं है, आज वो फैशन डिजाइनर है जिसने पढ़ लिख करके काम किया। जिसने पढ़ लिख करके कुक का काम किया वो कुक नहीं, वो शेफ है। जिनसे पढ़ लिख करके काम किया वो आज ड्राइवर नहीं, शॉपर है। हर छोटा जिस काम जिसको हम कहा करते थे उसकी दशा और दिशा पढ़ लिख करके शिक्षा के साथ में बदल सकती है। और ये शिक्षा नीति में भी ऐसे परिवर्तन किए गए हैं। मुझे लगता है कि कोई ऐसा कारण नहीं कि भारत विकसित दिशा में न बढ़े। आगरा की भूमिका कैसी हो कि 3 दिन तक हम इसके मनन करेंगे। हम रोज की जो करते हैं 5%, 10% या 15% ग्रोथ की बात नहीं करते। हर 3 साल में दुगना कैसे हो, एक बड़ी छलांग कैसे लगाए, इस उद्देश्य के साथ में इस सम्मेलन की जो शुरुआत की गई है। और ये 3 दिन का विषय पहली बार संख्या जुटाना, इंडस्ट्रीज को लाना, थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन हमने बीड़ा उठाया। 3 दिन तक अलग अलग इंडस्ट्रीज को आमंत्रित करेंगे। और कल का जो रहा बहुत सफल एक
रहा। आज भी जो बात के तकनीकी सत्र हैं इनमें उनको मार्गदर्शन मिलेगा। क्या आगरा में नई पार्सल इस पर रिंग रोड पर है जो थीम पार्क के लिए जित किया गया था, ये उनको उद्योगों के लिए दिया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि मानते हैं कि पर्यटन भी एक बहुत बड़ा उद्योग है और आगरा तो पर्यटन के नाम से जाना जाता है और चाहे लेकिन उस पर्यटन उसकी जीविका बन चुका है। कम से कम 500 एकड़ लैंड उसमें पर्यटन के लिए हो और एक कृष्णा थीम पार्क जो ब्रज का क्षेत्र है आगरा, उसमें ब्रज प्रदेश में आगरा में ये कृष्णा थीम पार्क जो है कृष्ण की सारी लीलाओं पर आधारित डिज्नीलैंड के द्वारा, चाहे इसको अंबानी बनाए चाहे इसको अडानी बनाए कोई भी बनाए, लेकिन बहुत बड़ी एक जिस तरह से डिज्नीलैंड में ये एडवेंचर्स होते हैं वो सारी कृष्ण लीलाओं के एडवेंचर्स यहाँ इसमें बनाए जाएंगे। तो आगरा से इस समय है कि ताज में से एक बड़ी लकीर खींच ली जाए, किस तरह से बड़ी लकीर खींची जाए और पर्यटन के लिए लोग यहाँ रुके। मैं बहुत अधिक ना कहते हुए क्योंकि मार्गदर्शन मंच लंबा है, मार्गदर्शन बहुत लोगों का चाहिए, मैं इसकी प्रस्तावना चांदी की पायल और चेन है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी के रूप में जानी जाती है और पूरे हिंदुस्तान में लगभग सभी जगह यहाँ की सप्लाई है, बल्कि विदेशों में भी हम लोग निर्यात की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आगरा में लगभग जैसे कि हमारे आदरणीय डावर साहब ने बताया कि लगभग 2000 इकाइयां यहाँ कार्यरत हैं और आगरा के लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख परिवारों को यहाँ पर रोजगार मिलता है। 3 से 4 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य में यहाँ जुटे हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है हमारे व्यवसाय की कि इसमें महिलाओं को भी हमारी रोजगार मिलता है, घरों पर पुगाई के रूप में, जड़ाई के रूप में उनको भी काफी अच्छा रोजगार यहाँ से हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इस शानदार उद्योग और व्यापार के लिए जो हमारे मनीष जी और डावर साहब के प्रयासों से इतना बड़ा सफल आयोजन यहाँ पर हो रहा है, मैं अपनी इंडस्ट्री की भी कुछ समस्याएं और उनके समस्याएं और समाधान दोनों रखूंगा मैं आपके सामने। सबसे पहले हमारे व्यापार की जो समस्या है वो आगरा का स्तर पर अभी जो डिजाइनिंग और पैटर्न इस तरह की कोई व्यवस्था या हमारे कारीगरों के लिए कोई प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं इसलिए आपके मांग करूंगा कि एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जिसमें कि कारीगरों के पैटर्न, डिजाइनिंग, उनके प्रशिक्षण, टेस्टिंग लैब, समय समय पर प्रदर्शनियां लगाने की व्यवस्था उसमें की जाए। तो एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर सराहने के लिए आगरा को दिया गया। दूसरा जो हमारा व्यापार है काफी संवेदनशील है क्योंकि धातु काफी कॉस्टली होती है और एक जेवर का निर्माण कई प्रोसेस में होता है, तो बार बार उस प्रोसेस में माल को लाना ले जाना ये काफी चलता है, तो सुरक्षा की दूसरी बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें लूट, डकैती, चिन्हैती, इस तरह की चोरी, इस तरह की घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। तो इस संबंध में मैं सुझाव दूंगा कि जैसे महिला थाना है, पर्यटन थाना है, ऐसी सराफा व्यवसायों के लिए जो संख्या काफी बड़ी है, जो पुलिस है वो अपने अन्य कार्यों में व्यस्त रहती है, उतना सहयोग, उतना प्रयास नहीं मिल पाता। हालांकि हम लोग पहले से बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जिस प्रकार की घटनाएं पहले हुआ करती है वैसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी घटनाएं हमारे व्यवसाय में होती रहती हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये मांग करूंगा कि एक थाना सराफा व्यवसायियों के लिए शहर में अलग से स्थापित किया जाए, जिससे कि वे अपनी जो समस्या है वहां पर जाए, उन पर त्वरित और गतिशील कार्रवाई करें। सराफा थाना तो सराफा थाना बने, सराफा थाना। सर हमारा जो व्यापार है काफी ट्रेडिशनल व्यापार है, पुरातन व्यापार है और आज का कार्यक्रम का भी सब्जेक्ट है कि नवीन जो हमारे फ्यूचर में क्या संभावनाएं हैं। तो मेरा जो व्यापार अभी तक स्टैब्लिश है वो पुराने शहर में स्टैब्लिश है, पुराने जगहों पर स्टैब्लिश है, लेकिन और उसको बाहर ला पाना भी इतना संभव नहीं है क्योंकि काफी जो है बहुमूल्य धातु है। बाहर लाने में लोगों को ये डर है, अभी उनका मन नहीं बन पा रहा है कि बाहर जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो जिन इलाकों में ये व्यापार वहां पर स्थापित है, मेरी यहाँ डिमांड है कि उन इलाकों में उनको इंडस्ट्री की फैसिलिटी उन्हीं जगहों पर अवेलेबल कराई जाए।
चौथा सर, मैं कहना चाहूंगा कि होल मार्किंग के विषय में सोने में सरकार ने होल मार्किंग लागू की हुई है। उसमें कुछ अभी भी काफी बड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट का प्रोविजन आता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट का प्रोविजन आने के कारण जब जो उपभोक्ता उसको सर्च करता है पोर्टल पर, तो उस पर डेट आ जाती है। तो डेट आने के कारण जब उसको लगता है कि माल, उसमें कुछ डेट ऐसी भी आती है कि माल काफी पुराना बना होता है, 1 साल 6 महीने पुराना होता है, तो उसको लगता है कि मुझे पुराने डिजाइन दे दिए गए हैं। तो वो डेट का प्रोविजन हटा देना चाहिए, क्योंकि डेट का कोई खराब होने वाली वस्तु नहीं है, कोई एक्सपायर होने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए वहां डेट की कोई आवश्यकता नहीं है होल मार्किंग में। जी ठीक है। इसके अलावा सर, होल मार्किंग में अभी जो लाइसेंस का प्रोविजन है वो ज्वेलर्स का लाइसेंस और ज्वेलर्स के लाइसेंस पर ही होल मार्क होता है, जबकि वास्तविकता ये सर उस पर मैन्युफैक्चर का लाइसेंस पर होल मार्क होना चाहिए। क्योंकि कोई भी, अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि गाड़ी भी बनती है, उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर मैन्युफैक्चर डालता है, ना कि उसको बेचने वाला। सर इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से एक और हम लोगों की डिमांड है कि हमारे काफी समय से सस्ते लाइसेंस हमारे व्यापारियों के लिए नहीं बने हैं, उनके लिए, और सराफे का व्यापार बिना निजी सुरक्षा के नहीं हो सकता। तो सर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हमारे व्यापारी हैं, एसोसिएशन के लेटर हेड पर उनके सस्ते लाइसेंस बनाने की व्यवस्था की जाए। और सर एक और छोटी सी समस्या है, बस लास्ट है ये, हमारे यहाँ अधिकांश व्यापारियों के बिजली के कनेक्शन काफी पुराने हैं, और उसमें कभी कभी मशीनों की घटाबढ़ी के कारण, कार्य की घटाबढ़ी के कारण थोड़ा सा एक्सेस लोड आता है, तो टोरेंट पावर यहाँ पर उनका लोड बढ़ाने से मना करती है, और उनको क्या कहते हैं ट्रांसफार्मर लगाने के लिए उनसे बोलती है, जबकि ऑलरेडी उन पर लोड चल रहा होता है। और वास्तविकता यह है कि टोरेंट पावर का जो उद्देश्य है वो जो है उनसे पेनल्टी वसूलना है, और उनको जो है ट्रांसफार्मर लगाकर उनसे तरह तरह का शुल्क लेना है। तो सर उनको टोरेंट पावर को निर्देशित किया जाए कि वह जो है उनका लोड, क्योंकि पहले से कनेक्शन है, उनका लोड बढ़ाने के लिए उनको परेशान न into handicraft industry, but especially representing the stone. Sir, there is nothing better time than this, जब हमारे पास इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का टाइम है, और दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड चाइना से निकलने का they are diversifying basically their sourcing, और जो अभी चाइना की पोजीशन अभी जो है वो ये है कि दे आर एक बड़ा ब्रांड जो 65% चाइना से करता है, वो इंडिया, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान का सिर्फ 15% करता है। सो अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज। लेकिन सर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है, मेरा सर से रिक्वेस्ट है कि एक तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट देती है यूपी में, लेकिन अभी भी वो अंडर उसका कोई खुद का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। और सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो फैसिलिटीज हैं वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को नहीं मिलती हैं। तो मेरा एक तो सबसे रिक्वेस्ट है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बीइंग वन ऑफ द बिग इंडस्ट्री इन यूपी, उसको टेक्सटाइल बेनिफिट्स मिलने चाहिए। दूसरा सर जो डबल सर ने कहा था, बिजनेस को लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आई वुड लाइक टू फोकस जो कंप्लायंसेस की जरूरत है। कंप्लायंसेस सर इट्स not easy for the small industries. It is the bigger players may do, but for small industries it is very tough. Sir, आजकल जो social compliance है वो कॉमन चीज हो गई है। हाँ, that's right. So अगर बड़े इंडस्ट्रीज को जो अपॉर्चुनिटीज चाइना से आ रहा है, they are diversifying, they are not pushing, so they are looking for opportunities. अगर हमको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है तो there cannot be any compromise on the compliances. And जहाँ तक social compliances is what? Compliances is just कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट की जो लॉज हैं उनको फॉलो करना, that's it. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉज हैं वो आपको ईमानदारी से फॉलो करने हैं, that is the compliance. सोशल और आज का सोशल कंप्लायंस इज बेसिक, वो दैट स्टार्टेड 20 इयर्स अगो, आज वो एक बेसिक लेवल पे आ गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आजकल, दैट इज coming up with environmental compliances. मेरा सबसे रिक्वेस्ट है सर, environmental compliances इंडस्ट्री के लिए it's not that easy. पत्रकार बंधुओं को नमस्कार।
सबसे ज्यादा पर्यटक में बजट क्या होटल वालों को कष्ट है, क्योंकि जब भी कोई योजना बनती है उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती। उसके लिए विशेष निवेदन है पर्यटक संस्थाओं को, जब भी कोई योजना बने उनको जरूर की समस्या को सुना जाए। दूसरा, पर्यटक नीति 2022 माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पास कर दी गई है, लेकिन 6 महीने हो गए उस नीति में होटलों को उद्योग का दर्जा दिया गया। उद्योग की बाकी मिलने वाली सुविधाएं हाउस पर्यटक बिजली का में जो रियायत मिलनी चाहिए वो हमें आज तक नहीं मिली, जबकि 27 मार्च 2023 को माननीय पर्यटक से उदय मिश्रा जी द्वारा पत्र पूरे उत्तर प्रदेश में लिखा जा चुका है, कमिश्नर और डीएम साहब को मिल गया। फिर भी विभाग का ये कहना है हमें इंडिविजुअल साधन आदेश आए तब हम आपको सुविधा देंगे। इसके अंत में दूसरा बात ये कहना चाहूंगा कि आगरा में पर्यटक निवास नहीं करता, रात्रि में नहीं रुकता। छोटी 5-6 समस्या है जिसके बारे में जिक्र करूंगा। सबसे प्रथम है आगरा की मुख्य जो रोड है, आने वाला पर्यटक रोड से आता है, मुख्य द्वार पर ब्रिज संस्कृति पर आता है, गेट बनाए जाए जिससे कि पर्यटक जब आगरा में प्रवेश करे उसको ऐसा लगे किसी पर्यटक नगरी में जा रहा हूं। आगरा के अंदर लेजर ड्राइव, म्यूजिकल पार्क के 2-3 पार्क पे लगाए गए। आगरा फोर्ट फतेहपुर सीकरी पे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम शुरू किया गया। नाइट बाजार एडीए द्वारा बहुत सुंदर पार्क बनाया गया मेटा पार्क पर। उस पार्क में कल्चरल प्रोग्राम फिर प्रतिदिन किए जाए। एडीए से निवेदन है रेट में कुछ रियायत करें, नाइट बाजार बनाया जाए। अंत में आगरा के अंदर ताजमहल व अन्य स्मारकों पर सॉफ्ट लाइट करी जाए। ताजमहल को रात्रि 11 बजे तक खोला जाए जिससे कि पर्यटक आगरा में रुक सके। आगरा में सबसे ज्यादा समस्या अव्यवस्था है ताजमहल के आसपास। प्रशासन प्रयास करता समाधान नहीं होता, क्योंकि जितने भी पर्यटक संस्थाएं उनसे भी सुझाव लिए जाए, सुझाव भी लिए जाएंगे, अवश्य समाधान होगा। पर्यटन के जो आगरा में आता है सुझाव समस्या समाधान के लिए पर्यटन पुलिस के पास जाना पड़ता है, वो ताजमहल से बहुत दूर है। उसको शिफ्ट किया जाए ताजगंज थाने में, ताजगंज थाने में शिफ्ट कर दिया जाए पर्यटक थाने में। 100 मीटर के अंदर ताजमहल 100 मीटर के अंदर पर्यटन पुलिस होगी तो अवश्य ही आने वाले पर्यटक को फायदा मिलेगा। चूंकि बहुत जल्दी है, मेहनत कर रहा हूँ, आपको मैंने प्रतिवेदन दिया विनम्र निवेदन के साथ कृपया उसको पढ़ लें, समाधान के लिए कष्ट करें। धन्यवाद। आगरा पूर्व में क्या था, वर्तमान में क्या है और आगे क्या है, निवेदन मैंने तैयार किया है, मैं तो आपको दूं। सिर्फ इतनी सी चीज है कि आगरा की खुशहाली के लिए आवश्यक है कि यमुना नदी से संबंधित हमारे आगरा का यमुना के किनारे का जो इतिहास है, महर्षि परशुराम जी की माता श्री रेणुका जी की जन्मस्थली, सूरदास जी की जन्मस्थली, यमुना अगर कैलाश महादेव मंदिर से या दूर पटेश्वर तक जहाँ अटल जी की यमुना की वाटर लेवल को, अगर आगरा शहर के वाटर लेवल को ऊंचा करना है तो वो आवश्यक है। और उसके साथ साथ अगर यहाँ सारी चीजें रोपवे, आगरा को धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जाए, ये मेरा मानना है। और ये इसका विकास किया जाना चाहिए। शिवालयों की नगरी है और इस संबंध में विस्तृत जो है एक मांग पत्र हम लोगों ने बनाया है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत। कोई विशेष बात नहीं, एक बात हम लोग कहते आए हैं, योजना बनाई थी स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन की फैमिलीज के बीच में ट्रांसफर करने के लिए। ये सभी से अनुरोध है मेरा, क्योंकि मंच की व्यवस्था जब जब बिगड़ती है तब तब गरिमा भी खराब होती है, तो जिनको भी आवेदन देना है उनको सब
सबको समय दिया जाएगा, सब एक मैं सिर्फ 2-3 बातें रखना चाहूंगा छोटी छोटी। एक तो स्टैंप ड्यूटी के राज्यों में ये छूट अभी भी पिछले 20 वर्षों से जारी है। अनुरोध है कि पारिवारिक सदस्यों के बीच में संपत्ति का जो हस्तांतरण होता है उसके बीच में स्टैंप ड्यूटी की छूट जो पूर्व में सरकार ने दी थी उसे पुनः जारी करें। एक और विषय है कि डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में, जब भी इंडस्ट्रियलिस्ट कोई जगह लेता है, सर आदरणीय मिश्रा जी से मेरा, जब भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जगह लेता है तो जब वो डेवलपमेंट के लिए एरिया में जाता है तो डेवलपमेंट जो चार्जेस लगते हैं, कई जगह तो ऐसा है कि जितने की कीमत है उससे ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस है इंडस्ट्रीज के लिए। ऐसी कंडीशन में इंडस्ट्रीज लगाना बहुत मुश्किल होता है। अनुरोध है कि इंडस्ट्रीज के लिए डेवलपमेंट, अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगा रहा है तो डेवलपमेंट चार्जेस, जो नॉर्मल डेवलपमेंट चार्जेस का एक बहुत छोटा सा हिस्सा उनसे लिया जाए। एक तीसरा विषय है कि इंडस्ट्रीज, जब इंडस्ट्रियलिस्ट लोड बढ़ाता है, लोड लेता है, मानो उसने 400 kV का कनेक्शन लिया और उसको 6 महीने बाद ऐसा अनुभव होता है कि उसे लोड घटाना है, तो वो परमिशन अभी नहीं मिलती है, कम से कम 2 साल तक वेट करना पड़ता है। और पुनः अगर वो बढ़ाना चाहता है तो नए सिरे से एडिशनल चार्जेस लगते हैं। इस विषय में भी ध्यान देने की जरूरत है। बस यही मेरे विषय। कोई भी व्यक्ति पर्यटन की दृष्टि से आता है तो आगरा जरूर आता है। आगरा आता है तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, खजुराहो भी चला जाता है, लेकिन आता आगरा के लिए। एक हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम है, खंडपीठ की मांग थी, जेन्युइन है, लेकिन उसका नियम है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट रिकमेंडेशन सरकार को करें और फिर लॉ मिनिस्ट्री को भेजें तो 1 मिनट लगता है। उन्होंने नहीं की। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम उस बात को दबाव नहीं बना सकते। लेकिन पश्चिम में इसलिए जरूरी थी और आगरा कि श्यामली से लाहौर हाईकोर्ट पास में है, शिमला हाईकोर्ट पास में है, दिल्ली हाईकोर्ट पास में है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट दूर था। तो ये एक समझो, हाई कोर्ट और बड़े लोगों की चीज नहीं है। आप सिपाही को ट्रांसफर करो तो वो हाई कोर्ट जाता है, सस्पेंड करो तो हाई कोर्ट जाता है। ये सड़क नहीं बननी चाहिए, हाई कोर्ट जाते हैं। डीपीसी नहीं हो रही है, हाई कोर्ट जाते हैं। बात पर लोग हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट, 2 भाई आपस में पैतृक संपत्ति को लेकर हाई कोर्ट जाते हैं, तो ये जेन्युइन कर वाली बात है। दुनिया के हर देश ने और भारत के हर अच्छे शहर ने अपनी नदी का पूरा सदुपयोग किया है। उदाहरण के तौर से गोमती आप देखें, और मैं साबरमती का उदाहरण देता हूँ, अहमदाबाद का। मैंने वर्स्ट पार्ट देखा है, वो जो आजकल बेस्ट पार्ट में हम अमेरिका और जापान के प्रधानमंत्री को वहाँ ले जाते हैं। तो जो आप कह रहे थे सीताराम जी, उसको हम तुलसीदास के बिरदास छोड़ो, अगर बैराज बन जाएगा, पानी रहेगा। आगरा में 15 में से 14 ब्लॉक डार्क है, वाटर लेवल ऊपर होगा, किसानों को फायदा होगा। यमुना की बुनियाद सुनते हैं पानी पर टिकी है, वो होगा। और पानी रोमांटिक बहुत होता है, रोमांच पैदा करता है, तो थोड़ा यमुना के किनारे टहला जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं। ये कैलाश से लेकर ताजमहल के आगे तक। और मैं एक बात और बताता हूँ, डिफरेंट पॉलिटिशियन हूँ। मैंने जब विधानसभा की कार्रवाई सुनी तो बैराज पर 150 बार बहस की है। एक नेता की जमीन अपस्ट्रीम में थी और एक की डाउन में थी, दोनों लड़ते रहे और 12 इसका बेटा शिलान्यास हो चुका है। इसलिए मैं जल विशेषज्ञ नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये जल विशेषज्ञ तय करेंगे कि डाउन में जाना या अप में जाना। मैं ये चाहता हूँ आगरा को मिले, तो मैं कभी नहीं, ना मेरी डाउन में जमीन है ना अप में, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। तीसरा, जब मैंने पहली बार हवाई जहाज देखा था खजुराहो में, तब मैं 12 साल का था। तो मैंने पायलट से पूछा, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा आगरा से आए। जाओगे कहाँ? बनारस। आगरा से चलता नहीं, दिल्ली, आगरा, खजुराहो, बनारस, पूर्ण डबल की बहुत चले होंगे। ये 60 साल पहले लोग चलते थे। ये 60 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनका कि 95 एकड़ जमीन फिर एक्वायर हो रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी कर रही है, सिविल एनक्लेव की सब हुई है, सुप्रीम कोर्ट का पक्ष का मामला आ गया है और डीपीआर बनने को दी गई है, बोर्ड में रखी जाएगी, टेंडरिंग हो जाएगी। लेकिन मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है, मैं बहुत आत्म प्रशंसक नहीं हूँ कि 70 साल में तो आप एमपीओ पर कुछ नहीं कह पाए। दिल्ली, आगरा, खजुराहो, बनारस, वो भी 2 दिन, वो भी बंद हो गई। आज आगरा भोपाल, आगरा लखनऊ, आगरा बेंगलुरु, आगरा हैदराबाद, आगरा अहमदाबाद, ये फ्लाइट, आगरा मुंबई, ये फ्लाइट चल रही है। लेकिन बहुत जल्दी हम आगरा कलकत्ता और आगरा गुवाहाटी के लिए शुरू करेंगे।
तो मैं 12:40 पे बिल्कुल समाप्त कर दूंगा, 12:40 पे मुझे रोक देना। दूसरा, ताजमहल का से हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, नाइट लाइफ हमारे यहाँ नहीं है। ये पर्यटक 5 सितारा होटल दिल्ली में रहते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। हमने ही गलती की है ना, या तो कि एक्सप्रेस हाईवे चला तो जल्दी आ जाते हैं, दूसरी शताब्दी चला दी, तीसरी गतिमान चला दी, दूसरी वंदे भारत चला दी, मैंने सब राजधानियां रुकवा दी, 3 दिन एक्सप्रेस हाईवे हो गए। तो वो लंच लेके आते हैं और डिनर जाके वापस करते हैं। तो रात में रुकने के लिए यही है कि कुछ ऐसा काम किया जाए, जैसे स्टेचू ऑफ यूनिटी पे मैं अभी गया, उसके बगल में 1 किलोमीटर दूर सफारी है। जितना बड़ा ये पोर्शन है इतने में पक्षी हैं, एक पोर्शन में शेर हैं, एक में चीते हैं, एक में भालू हैं, एक में बंदर हैं, और वो गोल्फ कार्ट से घुमाते हैं। तो ऐसा कुछ यमुना ताजमहल के 4-5 किलोमीटर तक रिजर्व फॉरेस्ट है, बबूल है, नेचुरल टीले हैं। अगर आप ऐसा कर देंगे तो पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। भले नाइट सफारी ना करें, दिन की सफारी कर दें और अपने चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट को एक बार गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर केवल भेजने का काम कर दें, तो मुझे लगता है कि काफी ये काम हो जाएगा। तो बस इतनी ही बात मुझे आपसे करनी थी। और 2 एक्सप्रेस हाईवे हैं, हम 2 अच्छी रेलवे लाइन पर हैं, मथुरा वाला भी रोड ठीक हो गया है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी, बिजली। आगरा के उद्योग के लिए दक्षिणांचल और टोरंटो दोनों 24 घंटे आपको बिजली दे रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए, वो ये होती है लॉ एंड ऑर्डर। गुंडा टैक्स बंद हो गया है, नहीं हो गया है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन 6 साल पहले लड़का जब तक स्कूल से बच्चा घर नहीं आ जाता था, वहां खड़ी रहती थी, पकड़ तो नहीं हो गई। डॉक्टरों ने दुनिया को कहते थे मॉर्निंग वॉक करो, खुद बंद कर दी थी, क्योंकि भूरा ज्यादा आता था, उठा ले जाता था। कोई जमीन नहीं सुरक्षित थी, मकान प्लॉट सुरक्षित नहीं था, बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी। अब लॉ एंड ऑर्डर में कह सकता हूँ कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, तो योगी काल उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग। अगर बुलडोजर अगर सरफे से क्रांति आई थी तो बुलडोजर से शांति आई। तो ये वातावरण है या नहीं है। चौथा एक काम और बहुत अच्छा किया है कि अब लाल फीताशाही नहीं हो रही है, बल्कि उद्योगपतियों के लिए लाल कारपेट मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने बिछाने का काम किया है। और राजेश जी ने कहा कि 1 करोड़ 10 लाख की सब्सिडी उनको आ गई, घर बैठे आ गई। डीबीटी याद करो, अगर ये कोल्ड स्टोरेज पहले खोला होगा तो जिला उद्यान अधिकारी आपके एक जोड़ी जूते घिसा देता और तब जाकर के फिर ये सब्सिडी आपको कटी पिटी थोड़ी सी मिलती। तो मुझे लगता है 12:40 हो गए, तो मैं मिश्रा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बड़े मेगा काम जो उन्होंने किए हैं। मेट्रो में आपका बड़ा योगदान है, स्मार्ट सिटी में योगदान है, गंगा जल हम पी रहे हैं। और वो जब कलेक्टर थे तो खुद ही कहते थे कि पानी यहाँ का बहुत दूषित है। यमुना पार पानी पर 5 हत्याएं हो चुकी हैं। एक शेर कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि खून इस दौरे दरानी में बहुत सस्ता है, महंगाई के ऊपर रात फिर गाँव में कब हुआ पानी पर। इस शेर की जान है फिर एज यूजुअल। तो आपका यमुना पार का जो धर्मपाल जी ने आपसे भी अनुरोध किया है, कहीं थोड़ी सी अटकी हुई है, तो वो आप सुलझा देंगे तो यमुना पार हम भी गंगा जल और एकमात्र विधानसभा पूरी पिएगी। हमारे यहाँ जल जीवन मिशन में थोड़ा लेट हुए हैं, लेकिन देर आई दुरुस्त आई। अगर दूसरे जिलों की तरह अंडरग्राउंड वाटर हम पी रहे होते ट्रीटेड तो थोड़ा दिक्कत होती। हम सरफेस वाटर लेंगे, गंगा जल पिएंगे। जब से आपने ये पानी दिया है, बाल उतने सफेद नहीं हो रहे हैं, दाल बनाते हुए सोडा नहीं डालना पड़ रहा है। और अब बिना ब्लीच के हमारी औरतें जो एक तो 5000 में पीले बाल होते हैं, यहाँ वैसे ही हो जाएगा। तो आजकल बिना शैम्पू के भी नहाते हैं, तो हम गंगा जल नहाते हैं, ऊपर से सॉफ्ट होते हैं। इसके लिए मैं आगरा के एमपी होने के नाते आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा। स्टार्टर में जब इतनी अच्छी चीज़ें दे दी हैं आपने, तो मेन कोर्स में कुछ और भी देंगे।